मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं V4U। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर कोई डाउट आता है आफ्टर द लेक्चर यू कैन मेक इट ऑन कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने पढ़ लिया था oogenesis के बारे में, फिर से एक बार आपको बता देता हूँ oogenesis क्या था। तो हमने बात करी थी oogenesis के बारे में। oogenesis इसलिए बार बार बोला जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन आ रखा है। अगर आप गाइड सॉल्व करेंगे या प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन आ रखा है oogenesis, ओवुलेशन से भी क्वेश्चन आ रखा है, और थर्ड वन फर्टिलाइजेशन से भी क्वेश्चन आ रखा है। केवल डेफिनेशन से बता रहा हूँ मैं आपको, केवल और केवल डेफिनेशन से क्वेश्चन आ रखे, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। ये चार वर्ड आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि इसमें क्वेश्चन कहाँ पे आ रहे हैं। क्लियर। तो oogenesis क्या था? oogenesis में हमने बोला था क्या चीज़ होती है। oogenesis में हमने सिंपल सा ये पढ़ा था कि oogenesis इज़ अ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट किसका? ओवम का, और वी कैन से oocyte का, oocytes का। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। कैसे? oogenesis फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवम एंड oocyte। हमने देखा था oogenesis की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा था? ओवरी थी, 20 वीक से ही फीमेल में क्या होना स्टार्ट हो जाता है? ओवम का बनना स्टार्ट हो जाता है या oocytes का बनना स्टार्ट हो जाता है। जिसने ये वीडियो नहीं देखी तो लास्ट में oogenesis वाली वीडियो है, एक बार उसको जाके देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो ओवम होते हैं, ओवम की सेल्स होती हैं कुछ इस तरीके से, जिनको जर्मिनेटिव सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जर्मिनेटिव सेल्स। यही आगे जाके oogoनियम कहलाती हैं। जो आपने oogoनियम सुना है यही जर्मिनेटिव सेल्स हैं, ठीक है। ये जर्मिनेटिव सेल्स करती क्या हैं? इनका मेन काम होता है क्या करना? प्राइमरी, इनमें डिवीज़न होता है। कौन सा? माइटोसिस। किसी भी सेल में डिवीज़न के लिए माइटोसिस या मियोसिस होने ज़रूरी है, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस आप सेल डिवीज़न के प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाके एनाटॉमी सेक्शन में सबसे पहले आपको सेल की वीडियो ही देखने को मिलेगी, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं कि मियोसिस और माइटोसिस होता क्या है। तो यहाँ पे oogoनियम है, oogoनियम में माइटोसिस होती है, ठीक है। तो माइटोसिस ये होता है, डिप्लॉइड सेल होती है। डिप्लॉइड सेल 2n, मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल एक ह्यूमन के अंदर, तो 46 क्रोमोसोम oogoनियम में है। माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने के बाद क्या बना? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte, लेकिन क्या है प्राइमरी oocyte? 20 वीक में ही प्राइमरी oocyte बन गए, ठीक है। लेकिन अब ये प्राइमरी oocyte क्या है भैया? ये केवल फॉलिकल्स हैं। किससे डेवलप हुए हैं ये? फॉलिकल से। फॉलिकल से छोटे छोटे सेल्स बन गए। छोटे सेल्स, छोटे और इमेच्योर सेल्स को हमने फॉलिकल बोला या प्राइमरी oocyte बोला। अब इन प्राइमरी oocyte में अरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? अरेस्ट। अरेस्ट मतलब एक जगह पे रुक जाना, अटक जाना, किसी प्रोसेस का रुक जाना। तो प्राइमरी oocyte कब तक प्राइमरी oocyte रहेंगे? अब इनको भी डिवीज़न होना है और सेकेंडरी oocyte बनना है। प्राइमरी oocyte कभी भी रिलीज़ नहीं हो सकते, तो इनको क्या बनना है? सेकेंडरी oocyte बनना है, तभी जाके रिलीज़ हो सकते हैं ओवम से। लेकिन अभी तो 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है, तो क्या होता है इसमें? शुरू तो हो जाती है मियोसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है। मियोसिस क्या है? सेल डिवीज़न, एक सेल का टूटना या एक सेल में डिवीज़न होके उसका बड़ा बनना, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte में डिवीज़न तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 4 फेज़ होते हैं एक किसी भी सेल डिवीज़न के अंदर। मियोसिस के अंदर सपोज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलीफेज, 4 फेज़ होती है। मैंने पहले भी बोला था। सबसे पहले होती है प्रोफेज, दूसरी होती है मेटाफेज, तीसरी होती है एनाफेज और चौथी होती है टीलोफेज। लेकिन अगर टीलोफेज तक ये कंप्लीट होता है तभी क्या हो सकता है? तब हम बोल सकते हैं कि मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? केवल और केवल प्रोफेज में ही ये प्रोसेस रुक जाती है प्राइमरी oocyte के बनने के बाद। सेकेंडरी oocyte बनने ही नहीं देती, यहाँ पे अटक जाती है। और कब तक अटकती है? कब तक अटकती है? पूरे के पूरे प्यूबर्टी वाले एज तक। कब तक? प्यूबर्टी वाले एज तक। प्यूबर्टी किसे बोला था? जहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट हो रहा था, उसको हमने बोला था क्या? प्यूबर्टी। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हमको देखने को मिल रहे थे। फीमेल की बात हो रही है, तो मेनली हम कब मानते हैं प्यूबर्टी की एज? 13 to 15 ईयर। क्या बोला था हमने यहाँ पे?
किसे बोलते हैं, प्यूबर्टी में होता क्या है। तो सबसे पहले हमने बोला था ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, फिर उसके बाद प्यूबिक हेयर का आना और एक्सिलरी हेयर का आना, हाइट का बढ़ना, और उसके बाद मेनार्के आना। मेनार्के मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाना, वो सारी चीज़ें प्यूबर्टी में आती हैं। लेकिन प्यूबर्टी तक मतलब ये समझ लो कि 13 साल तक अप्रॉक्सीमेटली ये प्राइमरी oocyte यहीं पे अटके रहते हैं प्रोफेज पे, मतलब कोई भी डिवीज़न नहीं होता, और डिवीज़न नहीं होता तो इसी वजह से ओवुलेशन की प्रोसेस नहीं होती। ओवुलेशन मतलब ओवम का बन के बाहर निकलना वाली प्रोसेस होती नहीं है, क्योंकि ओवम तो बना ही नहीं है, मतलब सेकेंडरी oocyte नहीं बने हैं अभी। दोबारा से मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने बोला हमने oogenesis की प्रोसेस लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, दोबारा से एक बार बता रहा था। मैंने बोला था ओवम में क्या होती है, oogoनियम सेल्स होती हैं जिनमें प्राइमरी oocyte बनते हैं। कब बन जाते हैं, 20 वीक पे, ठीक है। तो 20 वीक पे प्राइमरी oocyte बनते हैं जिनमें मियोसिस की प्रोसेस शुरू तो हो जाती है लेकिन प्रोफेज पे जाके अटक जाती है, जिसकी वजह से प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में डिवाइड नहीं हो पाते। ये कब तक का वेट करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 12 to 13 ईयर, जब तक कि प्यूबर्टी नहीं आती। अब प्यूबर्टी किसे बोला हमने बोला सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलप होना। अगर आपको ये भी लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट में सबसे पहले प्यूबर्टी में क्या होता है, सबसे पहले प्यूबर्टी में थैलार्के आती है। अब थैलार्के क्या है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना ही थैलार्के कहलाता है। दूसरी चीज़ क्या आती है, एड्रीनार्के। अब ये एड्रीनार्के क्या है, एड्रीनार्के मतलब एक्सिलरी हेयर डेवलप होना या उनकी ग्रोथ होना। थर्ड वन आता है प्यूबिक आर्के, प्यूबिक हेयर्स का डेवलप होना। और फोर्थ वन आता है हाइट का बढ़ना, इंक्रीज हाइट। ऐसा नहीं कि पहले हाइट नहीं बढ़ती है, लेकिन प्यूबर्टी के टाइम पे हाइट का जो प्रोपोर्शन होता है वो पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, तो हाइट का बढ़ना भी प्यूबर्टी का एक साइन है। उसके बाद जो लास्ट साइन आता है प्यूबर्टी का वो होता है मेनार्के, तब जाके मेनार्के देखने को मिलती है। और मेनार्के जब हुई तो हम कह सकते हैं क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि हाँ भाई प्यूबर्टी का लास्ट साइन भी आ गया। तो फर्स्ट साइन थैलार्के मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, एड्रीनार्के मतलब आपके एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट, प्यूबिक आर्के मतलब आपके प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट और हाइट का बढ़ना, और उसके बाद मेनार्के मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये तो हमने पढ़ा था oogenesis में। फिर हमने पढ़ा था जैसे ही प्रोफेज में ये अटक गया था प्रोसेस, क्या अटक गया था, प्यूबर्टी आने तक ये प्रोफेज में अटक गया था। और जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट हुई, जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट हुई तब क्या होता है, जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो ये मियोसिस की प्रोसेस पूरी हो जाती है, मियोसिस की प्रोसेस पूरी हो जाती है और ये सेकेंडरी oocyte में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज होते हैं, सेकेंडरी oocyte में चेंज होते हैं, सेकेंडरी oocyte में चेंज हो जाते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ठीक है। आपको पता चल गया कि मियोसिस हुआ, मियोसिस अटक गया था, कब तक, प्यूबर्टी तक अटक गया था, पहली फेज़ में। कौन से फेज़ में, बार बार प्रो फेज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रो फेज़ में ही ये अटकता है। और ये क्वेश्चन आता है कि मियोसिस जो प्राइमरी oocyte होते हैं वो मियोसिस की कौन सी प्रोसेस के अंदर अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, अरेस्ट हो जाते हैं। तो अरेस्ट होने का मतलब अटकना, तो मियोसिस की प्रो फेज़ के अंदर ही ये अटक जाते हैं। जैसे प्यूबर्टी आती है, तो प्यूबर्टी आती है तो क्या होता है, अब मेनार्के की प्रोसेस हमने बोला, अब ये ओवम था मतलब प्राइमरी oocyte था, ये प्राइमरी oocyte में मियोसिस हुआ। मियोसिस होने के बाद क्या हुआ, प्राइमरी oocyte बहुत सारे, अब इनमें डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक हार्मोन होता है जो इन प्राइमरी oocyte को और डेवलप करता है। और इन सारे मतलब लगभग 2 लाख के आसपास प्राइमरी oocyte होते हैं, या 4 लाख के आसपास प्राइमरी oocyte होते हैं, 2 से 4 लाख के बीच में। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 60 से 80 हज़ार, ठीक है। तो अभी हम 60 से 80 हज़ार मान रहे हैं, तो 60 से 80 हज़ार जो प्राइमरी oocyte हैं, अब वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करते तो सारे के सारे पार्टिसिपेट हैं। उनमें से जो एक डोमिनेंट रहता है, मतलब जिसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो जाती है, डोमिनेंट जो होता है, ठीक है, तो डोमिनेंट फॉलिकल ही क्या बनाता है, आगे जाके सेकेंडरी oocyte में चेंज हो पाता है। हो गए भैया सेकेंडरी oocyte में चेंज। प्राइमरी oocyte में से बहुत सारे हैं, केवल पार्टिसिपेट तो एक को करना है। तो जो सबसे पहले अपना डेवलपमेंट कर देता है और डोमिनेंट हो जाता है, जिसकी ग्रोथ सबसे अच्छी हो जाती है,
तो वो क्या कहलाता है, हमारा ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल के बारे में हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हमको सिंपल सा इतना समझना है कि जैसे ही सेकेंडरी oocyte बना, अब ये सेकेंडरी oocyte भी फिर से इसमें जो मियोसिस सेकंड चल रही है, ठीक है, मियोसिस सेकंड चलेगी, तब ये डेवलप होके ओवम बनेगा, ठीक है। लेकिन ये सेकेंडरी oocyte भी कौन सी फेज में अटकता है, प्रोफेज मेटाफेज 2 में। यहाँ पे ये अटक जाता है फिर से मेटाफेज 2 में। तो अगर कोई पूछे कि सेकेंडरी oocyte कौन सी फेज में अरेस्ट होते हैं, तो आपको बोलना है मेटाफेज 2 में। अब ये अरेस्ट क्यों होते हैं और कब ये पूरा सेकेंडरी oocyte कंप्लीट, जब ये सेकेंडरी oocyte अपना चारों फेज कंप्लीट कर लेगा तभी ये ओवम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओवम। तब तक ये सेकेंडरी oocyte ही कहलाएगा। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। अब मेटाफेज सेकंड कंप्लीट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कब होगा मेटाफेज सेकंड, कब कंप्लीट होगा, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब जब इसको यहाँ पे स्पर्म आ जाएगा और स्पर्म के साथ ये जाइगोट बना लेगा, तो उस केस को हम ओवम बोलेंगे। तब तक हम इसको कंप्लीट ओवम नहीं बोल सकते। और अगर स्पर्म नहीं आएगा तो ये हमेशा इसी फेज़ में मेटाफेज 2 में अटका रहेगा और कभी भी ये कंप्लीट ओवम नहीं कहलाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल में बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा। क्लियर हो गई जी इतनी बात, ठीक है। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, मैंने बोला डोमिनेंट oocyte कब बनते हैं, एक डोमिनेंट oocyte आएगा, डोमिनेंट oocyte क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। अब ये सेकेंडरी oocyte बनना, सेकेंडरी oocyte जैसे ही बन जाता है, रिलीज होने के लिए तैयार है, तो ये सेकेंडरी oocyte क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि कौन सा oocyte रिलीज होता है तो सेकेंडरी oocyte बोलना है यहाँ पे। क्लियर है, तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। अगर यहाँ तक नहीं पढ़ा तो ये रिवीजन हो गया आपके लिए, नहीं तो आप पिछले लेक्चर में जाके अच्छे से एक बार इसको देख सकते हैं। क्लियर होगी जी बात, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट की। अब आगे होता है क्या, अब हम बात कर रहे हैं oogenesis। हमने पढ़ लिया फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ क्या, प्राइमरी oocyte। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे जी, बहुत बढ़िया। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, फॉर्मेशन हो गया। तो उसको बोला हमने ओवम का बनना या सेकेंडरी oocyte का बनना, वो हमारा क्या हो गया, oogenesis हो गया। अब लेकिन ओवुलेशन क्या है, ओवुलेशन, अब ये प्राइमरी oocyte में जो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो रही है, ठीक है, और ये रिलीज़ हो रहा है, तो प्राइमरी oocyte में रिलीज़ होना या प्राइमरी oocyte का सेकेंडरी oocyte में चेंज होके रिलीज़ होना, वो कहलाएगा ओवुलेशन, ठीक है। तो ओवुलेशन का जो नॉर्मल पीरियड, टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 14 डेज। क्लियर है, तो 14 डेज में ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन का मतलब क्या है, डेवलपमेंट होके उसका रिलीज़ हो जाना, ओवरी से रिलीज़ हो जाना, रिलीज़ सेकेंडरी oocyte ध्यान रखना है, रिलीज सेकेंडरी oocyte फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम ओवरी। तो ओवरी से रिलीज़ होना किसका, सेकेंडरी oocyte का, वो कहलाता है ओवुलेशन। और ओवुलेशन में हमने पढ़ा था क्या, डेवलपमेंट की प्रोसेस भी इसी के अंदर आती है, ठीक है। oogenesis मतलब तो प्राइमरी oocyte का बनना, कैसे बन रहे थे वो, जर्मिनेटिव सेल से बन रहे थे। तो ओवुलेशन वाली प्रोसेस हो गई हमारी क्या, रिलीज़ हो जाना सेकेंडरी oocyte का। अब हमारा सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो गया, ठीक है, तो अब हमें ये भी मिटा देना चाहिए। अभी इम्प्लांटेशन को रहने देते हैं, ओवुलेशन भी समझ में आ गया हमको, ठीक है। ओवुलेशन का सिंपल सा मतलब है एक प्राइमरी oocyte का सेकेंडरी oocyte में चेंज होने के बाद रिलीज़ हो जाना, ठीक है, वो कहलाएगा हमारा ओवुलेशन। अब इसके बाद हमारा आता है फर्टिलाइजेशन। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या है, सपोज़ ये कोई ओवम, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हुआ, तो सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होके कहाँ पे जाएगा,
ये जाएगा भैया एम्पुला, पहले इनफंडिबुलम में जाएगा, इनफंडिबुलम के बाद एम्पुला वाले एरिया में जाएगा, एम्पुला वाले एरिया में। तो जैसा कि हम जानते हैं जो ओवम है या सेकेंडरी oocyte का टाइम पीरियड होता है वेट करने का, या ये कब तक जिंदा रह सकता है, अगर मैं कहूँ कि वाइबल पीरियड इसका कब तक रहता है, तो आप बोलते हैं 24 से 36। ठीक है, स्पर्म का तो 3 से 4 दिन तक भी रह सकता है, कई केसेस में 5 दिन भी रह सकता है, लेकिन इसका 24 से 36 या ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे भी, 48 घंटे भी मैं कह सकता हूँ कि नहीं रह सकता। तो 36 घंटे तक 36 आवर तक ये वाइबल रहता है, एम्पुला पार्ट में रहता है। क्लियर। अब बात कर रहे हैं हम फर्टिलाइजेशन की, तो एम्पुला वाले पार्ट में अगर 36 आवर के अंदर यहाँ पे कोई स्पर्म आ जाता है, कितने आवर के अंदर, इसके टाइम जब तक ये जिंदा है तब तक हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, अगर एम्पुला वाले पार्ट में आ जाता है क्या, अगर यहाँ पे आ जाता है हमारा स्पर्म, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ये दोनों सेल आपस में मिलेंगे। ये ओवम था और इसके अंदर हमारा क्या चले गया, बहुत बेकार। तो डायग्राम नहीं बनाते, सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्पर्म आ गया। ठीक है, तो ये स्पर्म ने एंट्री करी। ठीक, अब आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ही एम्पुला वाले पार्ट में स्पर्म आया और स्पर्म ने क्या किया, ओवम के पास आया, और स्पर्म कितने आते हैं, 200 से, एक इजैकुलेशन में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म आ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन सपोज ये आपका क्या है, सपोज यूट्रस है। ठीक है, तो सर्विक्स वाले एरिया में इजैकुलेशन आ जाता है वजाइना से सर्विक्स वाले एरिया में, लेकिन यहाँ से ये स्पर्म सारे नहीं पहुँच पाते फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में, तो यहाँ पे आने तक बहुत कम हो जाते हैं स्पर्म। वही आ पाते हैं जो काफ़ी हृष्ट पुष्ट हैं और जिनके अंदर न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है, जिनके पास फ्यूल प्रॉपर है। ठीक है, तो आधे रास्ते में ही मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एसिटिक इन्वायरमेंट होता है, उसको बार्थोलिन ग्लैंड होती है, एक बार्थोलिन ग्लैंड होती है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, वो थोड़ी देर के लिए एल्कलाइन इन्वायरमेंट करती है वहाँ पे, लेकिन उससे पहले भी कई जो स्पर्म है उनकी डेथ हो जाती है और यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत सारे स्पर्म पहुँचते हैं, लेकिन ये स्पर्म भी सारे काम के नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? सारे काम के नहीं होते हैं। इन स्पर्म में भी एक वर्ड आता है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन, तो कैपेसिटेशन क्या है? कैपेसिटेशन वो है एक स्पर्म के अंदर कुछ रिएक्शंस होती हैं, वो कैपेबल बनता है, उससे क्या बनता है? कैपेबल बनता है कि वो क्या कर पाए, कैपेबल टू पेनिट्रेट द ओवम, कैपेबल टू पेनिट्रेट द ओवम या oocyte। तो कैपेसिटेशन एक स्पर्म की वो कैपेसिटी है कि वो ओवम को क्या कर पाए, पेनिट्रेट कर पाए, उसको बोलते हैं हम कैपेसिटेशन। तो यहाँ से स्पर्म आया और उसके पास क्वालिटी थी, क्या थी, लेकिन अब ये सीधे क्या इसके अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि ओवम के बारे में ख़ास बात ये है कि इसकी जो साइड की आउटर लेयर होती है उस पर एक एसिड होता है। कौन सा? हाइलोरुनिडेज, हाइलोरुनिक एसिड, हाइलोरुनिक एसिड, हाइलोरुनिक एसिड, ये हाइलोरुनिक एसिड है। अब स्पर्म तो एल्कलाइन क्वालिटी का है। कैसे क्वालिटी का है? एल्कलाइन इन नेचर होता है। तो जैसे ही स्पर्म यहाँ पे आएगा उसकी डेथ अपने आप ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। लेकिन कैपेसिटेशन में क्या कर लिया था उसने? एक एंजाइम बना लिया था हाइलोरोनिक एसिड के लिए। किसने? स्पर्म ने। एक क्वालिटी आ गई थी उसके पास, कौन सी? हाइलोरोनिडेज एंजाइम। तो एक तरीके का एंजाइम लेके आता है वो, किसमें? अपने किसमें? जो हेड वाला पार्ट होता है उसमें, और यहाँ पे आके क्या कर देता है, उस हाइलोरोनिक एसिड को हाइलोरोनिडेज एंजाइम से न्यूट्रल कर देता है। अब ये न्यूट्रल हो गया तो यहाँ पे एक ओपनिंग खुल जाती है। क्या खुल जाती है? ओपनिंग बन जाती है, जिसको बोलते हैं ओलिमा।
क्या बोलते हैं? ओलिमा। तो अगर ओलिमा क्या है कोई पूछे तो आप क्या बोल सकते हो? ओलिमा इज अ ओपनिंग पॉइंट या एंट्रेंस पॉइंट या एंट्रेंस गेट फॉर द स्पर्म। क्लियर हो गया? लेकिन ये किसके लिए है? केवल एक ही स्पर्म के लिए। किसके लिए है? एक ही स्पर्म के लिए। अब जैसे ही ये स्पर्म ओलिमा से अंदर चले गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनने लग जाता है? बहुत ज़्यादा जो ओवरी है, ओवरी हमने पढ़े थे, दो पार्ट थे उसके ओवरी के, एक कॉर्टेक्स वाला पार्ट था, एक मेड्यूला वाला। तो जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ओवरी का, वो बहुत ज़्यादा कैल्शियम बनाने लग जाता है, कैल्शियम का प्रोडक्शन करने लग जाता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम के प्रोडक्शन से क्या होता है? जैसे स्पर्म के पहुंचने के बाद कैल्शियम बहुत ज़्यादा बना और ये क्या कर देते हैं? ओलिमा वाले साइड पे आके, क्योंकि कैल्शियम हार्ड होता है, और यहाँ पे ये कर देते हैं ओलिमा को ब्लॉक। क्या कर देते हैं? ओलिमा को ब्लॉक कर देते हैं। दोबारा रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन अभी ध्यान दें। ओलिमा हो गई ब्लॉक, क्लियर हो गई इतनी बात, और स्पर्म चले गया अंदर। ओलिमा हो गई ब्लॉक और स्पर्म चले गया अंदर, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब बाकी के जो स्पर्म आएंगे उनके लिए ये ओलिमा ओपन ही नहीं होगी, क्योंकि ओलिमा हो चुकी है बंद, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये दोनों मिलके, दो सेल, मतलब एक स्पर्म है और एक ओवम है, अब ये दोनों मिल गए और एक सेल बना दी इन्होंने। इसी प्रोसेस को बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? जायगोट। क्लियर होगी इतनी बात। दूसरी एक और चीज़ मैंने आपको बोला था oogenesis में, मैंने बोला था सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte तक क्या होते हैं? प्राइमरी oocyte तक तो क्या होते हैं? 2n होते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें मियोसिस कंप्लीट हो जाती है, तो मियोसिस का मतलब ऐसे ही तो होता है, एक सेल से दो सेल, तो यहाँ पे ये हैप्लॉइड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या है? n। तो अगर यहाँ से 46 क्रोमोसोम आ रहे थे प्राइमरी oocyte से, तो सेकेंडरी oocyte में कितने रह पाते हैं? 23 क्रोमोसोम रह पाते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे 23 ये आ गया ओवम से, और ये 23 आ गया स्पर्म से, और जायगोट एक कंप्लीट सेल, या ये बन गई वन सेल, और ये हो जाती है डिप्लॉइड। क्या हो जाती है? 2n से लिखते हैं जिसको, डिप्लॉइड सेल बन जाती है। इसमें 46 क्रोमोसोम आ गए हैं। अब दूसरा, जब ये ओलिमा ब्लॉक हो जाती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अरे बिल्कुल सिंपल है, पहला तो ओलिमा ब्लॉक बोलते हैं। ओलिमा का ब्लॉक होना ओलिमा ब्लॉक भी कहलाता है। क्लियर है? दूसरी चीज़, इस लेयर को, बाहर वाली लेयर को हम जोना भी कहते हैं। जोना क्योंकि ओवम के साथ रहती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जोना हार्डनिंग हो जाती है। जोना हार्डनिंग। तो जो स्पर्म के एंटर करने के बाद जब इंट्रेंस बंद हो जाता है, ओलिमा का ब्लॉक होना ही ओलिमा ब्लॉक और जोना हार्डनिंग कहलाती है। एक जोना हैचिंग भी होती है, वो आगे है, यहाँ पे नहीं है। क्लियर है? तो जोना हार्ड हो गया, ओलिमा ब्लॉक हो गई। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारा जायगोट बन गया। क्या बन गया? जायगोट बन गया। अब ये जायगोट के बनने के बाद कहाँ पे है ये जायगोट? एम्पुला वाले रीजन में। एम्पुला वाले रीजन में हमारा जायगोट बन गया, और इसी जायगोट का बनना हमारा फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। दोबारा से समझते हैं फर्टिलाइजेशन क्या था। फर्टिलाइजेशन में हमने सिंपल सा बोला था, जब स्पर्म और ओवम एम्पुला वाले पार्ट में, क्योंकि एम्पुला वाला पार्ट जब हमने यूट्रस पढ़ा था तब हमने उसमें भी देखा था, एम्पुला वाला पार्ट काफ़ी बड़ा था। तो यहाँ पे ग्रोथ करने के लिए दो सेल यहाँ से, एक सेल यहाँ से आई और स्पर्म यहाँ से आया। इन दोनों का डेवलपमेंट यहाँ पे, क्योंकि इसकी अच्छे से ग्रोथ हो सकती है और एम्पुला पे, तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, जिसको वन सेल वाली स्टेज बोला हमने। तो यहाँ तक आपको फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं फर्टिलाइजेशन को लिखना चाहूँ तो फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन आ रखे हैं, अगर आप पुराने पेपर सॉल्व करेंगे तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन क्या है? तो फर्टिलाइजेशन में आप ये लिख सकते हो, फीमेल गैमेट प्लस मेल गैमेट।
क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। दोनों हैप्लॉइड होते हैं और यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा वो बनेगा हमारा 2n। तो इसको ही हमने फर्टिलाइजेशन बोला। जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट, जब फीमेल हैप्लॉइड गैमेट और मेल हैप्लॉइड गैमेट दोनों आपस में मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, एम्पुला वाले पार्ट में मिलके जाइगोट बनाते हैं, जो कि डिप्लॉइड सेल है और एक 1 सेल वाली स्टेज है। कौन सी स्टेज है, 1 सेल वाली स्टेज। तो जाइगोट केवल 1 सेल बनता है। जाइगोट के बनने के साथ साथ ओलिमा ब्लॉक हो गई। ओलिमा ब्लॉक होने के साथ साथ जिसको हमने बोला जोना हार्डनिंग। क्लियर हो गया। अब इस जाइगोट में लगभग 30 घंटे बाद, वहीं पे है, एम्पुला वाले पार्ट में ही है, धीरे धीरे जाएगी। अब ये बताओ कि ये एम्पुला वाले पार्ट में ही क्यों रहेगी। सपोज ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये इंसान बन गया, लेकिन इसको ऐसे नहीं ले। सपोज ये एक फेलोपियन ट्यूब है और यहाँ पे एम्पुला वाले पार्ट में ही क्यों रहेगी, क्योंकि अगर ये सीधे के सीधे यहाँ पे चले जाएगी तो इसको ग्रोथ का मौका नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जाती क्यों नहीं है, फिर यहाँ पे तो सीलियरी मसल्स लगे, वो सीलियरी सेल्स टिश्यूज़ लगे हुए हैं जो धक्का देते हैं आगे की तरफ। जब तक ये पूरा डेवलप नहीं होती अच्छे से जितना इसे होना चाहिए, तब तक क्या होता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है, हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्शन होता है, या यहाँ पे नैरो हो जाती है। कौन सा पार्ट, इंट्राम्यूरल पार्ट, जो नैरोएस्ट पार्ट है, ये और ज़्यादा नैरो हो जाता है, जिससे कि यहाँ से ये यहाँ को नहीं आ पाती। क्लियर हो गया। ये बात कर रहे हैं हम जब जाइगोट बना है। 30 घंटे बाद ये जाइगोट में क्लीवेज आ जाता है। क्या आ जाता है, क्लीवेज आ जाता है। मतलब ये सेल 2 सेल स्टेज में बट जाती है। कब, 30 घंटे बाद, जिसको आप बोलते हो ब्लास्टोमेयर। क्या बोलते हो, ब्लास्टोमेयर। क्लियर होगी इतनी बात। 30 घंटे बाद ब्लास्टोमर किसे बोला हमने, जब 2 सेल बन गए। क्लियर, 2 सेल बन गए, उसको हमने ब्लास्टोमर बोला। फिर क्या होता है, लगभग 40 से 50 घंटे के बाद, वहीं पे है, अभी फेलोपियन ट्यूब में ही है, 40 से 50 घंटे बाद क्या होता है, इसमें लगभग 4 सेल स्टेज बन जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लगभग 72 घंटे के बाद, 72 घंटे के बाद ये 4 सेल स्टेज 8 सेल में चेंज हो जाती है। बहत्तर घंटे में 8 सेल स्टेज में चेंज हो गई। फिर से इसमें चेंज होता है कब, लगभग 96 आवर के बाद क्या हो जाता है, ये बन जाती है 16 सेल स्टेज। 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 सेल स्टेज। ठीक है। तो ब्लास्टोमर बना था, 2 सेल स्टेज को ब्लास्टोमर बोला था हमने, और जब 16 सेल स्टेज बन जाती है तो ये कहलाता है हमारा मोरूला। मोरूला 16 सेल बनने तक फेलोपियन ट्यूब में ही रहेगी। अब जैसे ही 16 सेल बन जाते हैं, इसका मतलब थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, और जैसे ही पता चलता है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, अब इसको भेज देना चाहिए कहाँ पे, कहाँ पे भेज देना चाहिए, इसको भेज देना चाहिए यूट्रस की तरफ। कहाँ भेज देना चाहिए, यूट्रस की तरफ। अब जैसे ही मोरूला बनके कहाँ पे चले जाती है, 4 से 5वें दिन, चौथे दिन या 5वें दिन 16 सेल स्टेज बनने के बाद कहाँ पे पहुँचता है ये मोरूला, कहाँ पे पहुँचता है, यूट्रस में। कब पहुँच रहा है, 4 से 5 डे पे। यहाँ तक दोबारा एक बार समझते हैं। मैंने बोला जाइगोट बन गया था, जैसे ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट बने, जाइगोट बना। इस वाली प्रोसेस को हमने क्या बोला था, फर्टिलाइजेशन बोला था। क्लियर। जाइगोट बनने के 30 घंटे बाद 2 सेल स्टेज बनी थी। कितनी सेल स्टेज बनी थी, 2 सेल स्टेज, जिसको क्या बोला था, ब्लास्टोमर बोला था। उसी जाइगोट के 2 टुकड़े हो गए।
मतलब उसमें बीच में क्लीवेज आके 2 सेल बननी स्टार्ट हो गई, उसको हमने ब्लास्टोमर बोला था। 40 से 50 घंटे के आसपास हम रुके तो हमें पता चला कि ये 2 सेल फिर से इसमें क्लीवेज आ गया और ये 4 सेल स्टेज बन गई, 4 सेल स्टेज बन गई। फिर 72 आवर्स में हमको पता चला ये बन गई 4 सेल स्टेज। कब? 40-50 घंटे बाद। 72 घंटे बाद हमें पता चला कि जो 4 सेल थी अब वो 8 सेल बन चुकी हैं, फिर से डिवीज़न इसमें चालू है और 8 सेल स्टेज बन गई। जैसे ही 96 आवर हुए वैसे ही हमें पता चला कि 16 सेल स्टेज बन गई, जिसको हमने नाम दिया मोरूला। क्या बोला हमने उसको? मोरूला। अभी ये फैलोपियन ट्यूब में ही है। अब चौथे 5वें दिन जैसे ही 16 सेल बन गए वैसे ही क्या हुआ, आगे की तरफ गए और यूट्रस में गए। अब मोरूला हमारा कहाँ पे पहुँच चुका है? यूट्रस में। तो यूट्रस में जैसे ही आपका मोरूला पहुँचा तो वहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर, इस मोरूला के अंदर क्या होने लग गया, यूट्रस के अंदर कुछ सीक्रेशंस थे या कुछ चेंजेस हुए और हमारे मोरूला के अंदर एक कैविटी बननी स्टार्ट हो गई। एक कैविटी बननी स्टार्ट हो गई और एक साइड की तरफ जो 16 सेल बने थे वो एक साइड की तरफ इकट्ठा होने स्टार्ट हो गए। 16 सेल क्या हुए, इकट्ठा हो गए एक तरफ को, और इसमें भर गया क्या, एक सिस्ट बन गया। सिस्ट क्या मतलब, जो भी फ्लूइड वगैरह यूट्रस के अंदर था उन्होंने मोरूला के अंदर क्या भर दिया, सिस्ट भर दिया। अब यहाँ पे मोरूला का नाम चेंज हो जाएगा यूट्रस में 5वें दिन पहुँच के, तो इसका नाम वहाँ पे हो गया ब्लास्टोसिस्ट। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, हमने फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बोला फीमेल और मेल गैमेट आपस में मिलके उनने जाइगोट बनाया था, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। यहाँ तक हमने बोला, इसको हमने बोला था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के 30 घंटे बाद, कितने घंटे बाद, 30 घंटे के बाद हमने देखा कि जाइगोट के अंदर क्लीवेज आना स्टार्ट हो गया। और जाइगोट जैसे हमने पढ़ा था 1 सेल स्टेज है, 2 सेल मिलके एक सेल बनाती हैं, उसको हमने बोला था जाइगोट। तो जैसे ही जाइगोट ने 30 घंटे बाद उसमें डिवीज़न स्टार्ट हुआ तो कितनी सेल बन गई, 2 सेल स्टेज बन गई, जिसको हमने बोला ब्लास्टोमर। क्या बोला हमने उसको? ब्लास्टोमर बोला। फिर उसके 40 से 50 घंटे बाद, अभी प्रोसेस सारी की सारी फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रही है, क्योंकि अगर सीधे ही 2 सेल स्टेज यूट्रस के अंदर डाल दी तो इसका डेवलपमेंट और इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसको पहले हमने क्या करना है, इस जाइगोट को या जो ये ब्लास्टोमर बन चुका है इसको 3-4 दिन तक, लगभग 96 आवर तक हमने फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही रखना है, जिससे कि इसमें अच्छे से डिवीज़न हो जाए। मतलब 4 सेल स्टेज बन गई, फिर 72 घंटे के अंदर 8 सेल स्टेज बन गई, और 96 आवर के अंदर क्या बन गया, हमारा मोरूला बन गया। और मोरूला किसे बोला हमने? 16 सेल स्टेज को हमने बोला मोरूला। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है। तो जैसे ही चौथे या 5वें दिन 96 आवर के बाद 16 सेल स्टेज बन गई, तो अब हमारा जो मोरूला है वो यूट्रस में जाने के लिए तैयार है और हमारा यूट्रस में पहुंच गया 5वें दिन मोरूला। अब यूट्रस में पहुंचते ही क्या हुआ, जो हमारी 16 सेल बनी थी वो तो एक साइड की तरफ हो गई, और हमारे मोरूला के अंदर धीरे धीरे यहाँ पे यूट्रस के अंदर जो फ्लूइड था वो फ्लूइड भरना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही 5वें दिन फ्लूइड भर गया या कैविटी बन गई मोरूला के अंदर, तो उसको हमने बोला ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोला हमने उसको? ब्लास्टोसिस्ट। तो सिस्ट मतलब कैविटी जिसमें कोई भी फ्लूइड फील्ड हो रहा है। सिस्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी कैविटी जिसमें फ्लूइड क्या हो रहा है, फील्ड हो रहा है। तो फ्लूइड फील्ड कैविटी को हमने बोला सिस्ट, और इसको हमने पहले ब्लास्टोमेयर बोला था, तो ब्लास्टोसिस्ट। अब मोरूला हमारा फिर से बन गया ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट बन गया। उसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, जब हमारा सेकेंडरी ऊसाइट बना था उसके बाहर से एक लेयर भी थी, जो हमने जोना हार्डनिंग के टाइम पे पढ़ी थी कि जोना जब हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो इस जोना लेयर को हमने क्या बोला था? इस जोना लेयर को हमने बोला था, जोना हार्डनिंग हो गई थी वहाँ पे, जोना पेलिसुडा। तो जोना पेलिसुडा यूट्रस तक साथ में जाती है सेकेंडरी ऊसाइट के, या जो ओवम बन चुका है ओवम के साथ में ही ये लेयर जाती है, इसको प्रोटेक्ट करके रखती है तब तक, क्योंकि बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है। तो जोना पेलिसुडा बहुत हार्ड कवरिंग है इसकी, जो यूट्रस में इसके पास जाती है। अब यूट्रस में जाने के बाद क्या होगा? यूट्रस में जाने के बाद जब ब्लास्टोसिस्ट बन गया तो 5वें दिन
5th डे पे ये ब्लास्टोसिस्ट बोलती है कि अब मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, अब मुझे अकेले रहना है, अब तुम्हारी ज़रूरत मुझे नहीं है। किसको बोलती है ऐसा? जोना को। जोना को क्या बोला कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो जोना क्या करती है, इसको अलग कर देती है अपने से। तो जोना अलग हो जाता है और हमारा ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो इस प्रोसेस को जिसमें जोना साथ छोड़ रही है किसका? सेकेंडरी oocyte या जो हमारा मोरुला बन चुका था, ब्लास्टोसिस्ट बन चुका था, तो ब्लास्टोसिस्ट को बिल्कुल अलग कर देती है अपने आप से। तो उस स्टेज को, उस पार्ट को, क्योंकि जोना अलग हो रही है इसीलिए इसको एक वर्ड से बोलते हैं हम जोना हैचिंग, जो कि कॉम्पिटिटिव पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जोना हैचिंग पूछा गया था एम्स पटना में 2019 या 20 में जो पेपर हुआ था, 2019-20 में पेपर हुआ था एम्स पटना का, उसमें पूछा गया था जोना हैचिंग। और उससे पहले लगभग 2014 से लेके अभी तक आप जितने प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे उसमें आपको ये जोना हैचिंग कौन से डे पे होता है और क्या होता है, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो एम्स पटना का और उससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, आपको हर दूसरे पेपर में या लगभग कई बार तो लगातार पेपरों में भी जोना हैचिंग पूछा गया है। जोना हार्डनिंग और हैचिंग, ये दोनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो 5th डे पे जब जोना छोड़ रही है ब्लास्टोसिस्ट को, अलग कर रही है अपने आप से, तो उसको हमने बोला जोना हैचिंग। अब बात करते हैं 6th डे की। अब बात करते हैं किसकी? 6th डे पे क्या हुआ। 4th से 5th डे पे हमारा ब्लास्टोसिस्ट बन चुका था, जोना हैचिंग हो चुकी थी। अब 5th डे पे क्या होता है? 5th डे पे धीरे धीरे अब जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट बना था उसमें जो 16 सेल थी, तो आधी सेल तो एक बाहर की लेयर बनाना स्टार्ट कर देती हैं। आधी सेल बाहर की लेयर में डिवाइड हो जाती हैं और आधी सेल अंदर एक ग्रुप बना लेती हैं, इनसाइड एक ग्रुप बना लेती है। मतलब जो 16 सेल थे वो डिवाइड हो जाते हैं आपस में, एक तो बाहर वाली लेयर बना लेती है और एक अंदर वाली लेयर बना लेती है। यहीं से हम कह सकते हैं कि 6th डे पे इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन स्टार्ट। इम्प्लांटेशन कई एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि इम्प्लांटेशन में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अभी तो 6th डे पे इम्प्लांटेशन शुरू हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम में इम्प्लांटेशन पूछा जाता है कि इम्प्लांटेशन कौन से डे पे होता है। तो हम सब ये सोचते हैं कि जब इम्प्लांटेशन कंप्लीट होगा, मतलब 10 से 11वें दिन पे कंप्लीट होता है, तो यही डेज़ पे क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा। पर ऐसा नहीं है। 6th डे पे जहाँ से इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो गया, इम्प्लांटेशन मतलब अब जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है उसकी एक तो सेल डिवाइड हो गई, दूसरा अब वो कहीं ना कहीं से न्यूट्रिशन की ज़रूरत है उसको, तो यूट्रस के अंदर पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देता है। क्या करना स्टार्ट कर देता है? जो मदर की ब्लड वेसल्स हैं उनको पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देता है 6th डे से ही। तो इम्प्लांटेशन अगर कब होता है, अगर आए तो 6th डे पे हमको लगाना है आंसर। ठीक है। अब हमारा इनर सेल मास और आउटर सेल मास, जो 16 सेल थे वो इनर सेल मास और आउटर सेल मास में डिवाइड हो गए। तो इनर सेल को तो हमने बोला, क्या बोला हमने इसको? एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट, क्योंकि ये अंदर वाली जो सेल्स डिवाइड हुई हैं, रेड कलर से मैंने दिखा रखी हैं, ये कहलाएंगी एम्ब्रियोब्लास्ट। और इन्हीं से आगे जाके जो एम्ब्रियो है, फीटस है, उसका डेवलपमेंट होने वाला है। अब जो बाहर की सेल है फिर वो क्या करेंगी? अब ये बाहर की सेल क्या करती हैं? ज़्यादातर जो आउटर लेयर होती है प्रोटेक्शन का काम करती हैं। तो यहाँ पे जो बाहर की सेल है ये कहलाएगी आपकी साइटोट्रोपोब्लास्ट। क्या कहलाएगी? साइटोट्रोपोब्लास्ट। तो साइटोट्रोपोब्लास्ट का काम होगा प्लेसेंटा का डेवलपमेंट करना। किसका? प्लेसेंटा का डेवलपमेंट करना। तो हमने बोला दो इनर मास और आउटर मास में बढ़ गए थे। कब? 6th डे पे। और साइटोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट में बढ़ गए थे। ठीक है सर, हमने तो सिन साइटोट्रोपोब्लास्ट भी पढ़ा है। हमने तो सर साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिन साइटोट्रोपोब्लास्ट पढ़ा है। तो आपने जो सिन साइटोट्रोपोब्लास्ट पढ़ा है वो क्या है? जो बाहर की साइटोट्रोपोब्लास्ट सेल हैं,
तो ये कुछ रिलीज़ करती हैं, ये खुद से कुछ टिश्यूज़ बनाते हैं बाहर की तरफ को कुछ टिश्यूज़ बनाते हैं। जिनको बोला जाता है सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट क्लियर हो गया। मैंने बोला इनर सेल वाली तो एम्ब्रियो बनाएगी, बाहर वाली प्लेसेंटा बनाएगी, जिसको साइटोट्रोपोब्लास्ट बोला था। फिर सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट क्या था? सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट साइटोप्लास्ट ही बनाते हैं। तो साइटोट्रोपोब्लास्ट का जो डिवीज़न है आगे जाके वो क्या बनाते हैं? सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट बनाते हैं, और यही आगे जाके आपका एससीजी का सीक्रेशन करता है। किसका सीक्रेशन करेगा? एससीजी का सीक्रेशन करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यही प्रोसेस कहलाती है हमारी, अब ये प्रोसेस साइटोट्रोपोब्लास्ट बनने की, और 10वें 11वें दिन जाके हमारा इम्प्लांटेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। 10th और 11th डे पे हमारा क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला था oogenesis वाली, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। oogenesis क्या होता है? जो भी oogoनियम है या फिर ओवम, जो ओवरी होती है, उसमें कुछ जर्मिनेटिव सेल्स होते हैं, वो जर्मिनेटिव सेल्स oogoनियम कहलाते हैं। oogoनियम आगे जाके oogoनियम ने क्या किया? प्राइमरी oocyte बनाए। अब प्राइमरी oocyte तो बना दिए थे, 10th वीक पे ही बना दिए थे, लेकिन उसमें जो डिवीज़न होता है, डिवीज़न, सेल डिवीज़न कैसे होगा? मियोसिस या माइटोसिस से होगा। तो जैसे ही मियोसिस स्टार्ट ही हुई होती है, वैसे ही मियोसिस की फर्स्ट स्टेज यानी कि प्रोफेज के अंदर जाके अरेस्ट हो जाते हैं। अरेस्ट होना मतलब बिल्कुल रुक जाना। तो प्राइमरी oocyte बनने के बाद तब से लेके प्यूबर्टी तक, मतलब 12 या 13 साल तक लगभग वो प्राइमरी oocyte वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। हाँ, उनमें डीजनरेशन होता है, लेकिन उनमें कोई भी डिवीज़न तब तक नहीं होगा। जैसे ही प्यूबर्टी की स्टेज आई, वैसे ही oogenesis, ओवुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। मतलब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है और सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होते हैं, और वैसे ही कुछ हार्मोनल चेंजेस जो जैसे कि FSH और LH की वजह से क्या बन गए थे वो सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का रिलीज़ होना ही ओवुलेशन कहलाता है, जो कि 14 डे पे होता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फिर हमने बोला फर्टिलाइजेशन क्या है। हमने बोला oogenesis, ओवुलेशन के बाद जैसे ही सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हुए, रिलीज़ होने के बाद क्या हुआ? रिलीज़ होने के बाद स्पर्म के कांटेक्ट में आए। कब तक वाइबल है? ओवम कब तक वेट करेगा? 24 to 36 आवर तक, केवल 1 से 1.5 दिन या 2 दिन तक वेट करेगा। अगर वहाँ पर स्पर्म आ गया तब तो ठीक है, तब वहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन की। अभी हम यही पढ़ रहे हैं। सपोज ये कर रहे हैं कि यहाँ पे स्पर्म आ चुका है, तो फीमेल और मेल गैमेट दोनों कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ये दोनों मिलके एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं, एक सेल वाली स्टेज बनाते हैं, जिसको हमने जाइगोट बोला। अब ये बनता कैसे? जैसे स्पर्म आया था तो क्या हुआ था? अब हमने तो पढ़ा था कि ओवम के चारों तरफ एक एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है, एक एसिड रहता है, हाइलोरोनिक एसिड। तो हाइलोरोनिक एसिड को कैसे काउंटर करेगा? क्योंकि स्पर्म तो एसिड एनवायरनमेंट में मर जाता है। तो क्या होता है? स्पर्म के अंदर एक एंजाइम होता है, हाइलोरोनिक एंजाइम, जो उस एनवायरनमेंट को न्यूट्रल कर देता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक भी पढ़ लिया था हमने। फिर हमने बोला ओवम के अंदर एक एंट्रेंस पॉइंट होता है। क्या होता है? एंटर वाला पॉइंट पढ़ा था, जिसको हमने क्या नाम दिया था? ओलीमा नाम दिया था। क्या बोला था हमने उसको? ओलीमा। जहाँ से स्पर्म एंटर करेगा, तो जैसे स्पर्म सेकेंडरी oocyte के अंदर एंटर करता है, तो उसके बाद क्या होता है? ये ओलीमा क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। क्यों होती है ब्लॉक? क्योंकि ओवरी के अंदर जैसे स्पर्म के जाने के बाद कैल्शियम का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, और जो ओलीमा ओपन थी अभी तक, वो दूसरे स्पर्म के लिए यहाँ पे क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है, जिसको हमने नाम दिया था ओलीमा ब्लॉक, या इसका दूसरा नाम जो एग्जाम में आता है जोना हार्डनिंग। क्योंकि जोना क्या है? लेयर है सेकेंडरी oocyte की। जोना हार्डनिंग होने के बाद जाइगोट बना, उसके 30 आवर्स के अंदर ब्लास्टोमर बना, 2 सेल स्टेज। फिर 40 से 50 घंटे बाद 4 सेल वाली स्टेज बनी। 72 घंटे के बाद ये 8 सेल में चेंज हो गई, और 96 आवर के आसपास ये 16 सेल स्टेज बन गई। कहाँ पे हो रही है सारी चीज़ें? फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रही हैं। 16 सेल मॉरूला बनने के बाद 4 दिन हो गए,
चौथे से 5वें दिन में ये मोरूला यूट्रस की तरफ को जाने लगता है। अब जैसे ही यूट्रस में पहुंचा तो यूट्रस में जाके यूट्रस के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड होगा, कुछ सीक्रेशंस होंगे। तो जैसे ही मोरूला यूट्रस में पहुंचा, यूट्रस ने इसके अंदर फ्लूइड डालना स्टार्ट कर दिया। तो फ्लूइड डाला तो एक कैविटी बन गई वहाँ पे फ्लूइड की और सेल की। तो इस कैविटी के नाम पे यहाँ पे इसका नाम क्या रख दिया, एक ब्लास्टोसिस्ट रख दिया। अब जैसे ही जोना को अलग होना है, कब, 5वें दिन पे जोना क्या हो जाती है, सेकेंडरी जो जाइगोट था उससे अलग हो जाती है। तो उसी को हमने जोना हैचिंग बोला। जोना लेयर का सेकेंडरी oocyte या मोरूला से अलग होना, ब्लास्टोसिस्ट से अलग होना, उसको ही हमने जोना हैचिंग बोला, जो कब होती है, 5th डे पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये टाइम को। जोना हैचिंग होने के बाद फिर क्या होता है, जोना हैचिंग होने के बाद ये सेल 2 टाइप की सेल्स में बढ़ जाती हैं, एक तो अंदर की सेल और एक बाहर की सेल। बाहर की सेल को हमने साइटोट्रोपोब्लास्ट नाम दिया। क्या नाम दिया, साइटोट्रोपोब्लास्ट। अंदर की सेल को हमने एम्ब्रियोब्लास्ट नाम दिया। क्या बोला हमने, एम्ब्रियोब्लास्ट, जो कि आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा। बाहर की लेयर हमेशा प्रोटेक्टिव होती है, कवरिंग होती है, तो वो क्या बनाएगी, प्लेसेंटा बनाएगी। फिर एससीजी भी सीक्रेट करवाना है, ठीक है। तो एससीजी कहाँ से सीक्रेट होगा, जो बाहर वाली लेयर है साइटोट्रोपोब्लास्ट, वही कुछ टिश्यूज़, कुछ सेल्स बनाती हैं जिनको हमने सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट बोला। सिनसाइटो इसीलिए बोला कि ये साइटोट्रोपोब्लास्ट का ही पार्ट है, लेकिन उसके बाहर से एक और कवरिंग टिश्यूज ग्रो करके बन चुके हैं, तो इसीलिए इनको सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट बोला, जो कि आगे जाके एससीजी का सिक्रीशन करवाएंगे। तो यहाँ तक था हमारा फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में। अब जैसे हमें पता चल चुका है कि हमारा जो एम्ब्रियो है बन गया है और प्लेसेंटा बनने वाला है, तो एम्ब्रियोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जिसमें हम प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कैसे हुआ और प्लेसेंटा से कितने कितने क्वेश्चन बन रहे हैं उसके बारे में अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे। थैंक यू।